कहीं ये भी कोई अफरियत ही ना हो जो इस गार में आने के लिए पर तोल रही हो और शायद अपने पंजों या हाथों से इस गार की दीवार में कोई सुराख बनाने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जो कुछ भी था बहुत ही परेशान कुन था। इसके साथ साथ इंतहाई खौफजदा कर देने वाली हकीकत थी, अगर वाकई वो कोई अफरियत हुई तो फिर, और इसके आगे फुल स्टॉप था, क्योंकि इस गार में इन्हें मजीद कोई ऐसा रास्ता या सुराख दिखाई नहीं दे रहा था जिससे घुसकर वो अपनी जानें बचा सके। इसलिए वो दिल ही दिल में इस मुसीबत से जान बचाने की दुआ मांग ही रहा था कि अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो आवाज किसी जानवर की पैदा की जाने वाली नहीं, बल्कि इंसान के दीवार थपथपाने जैसी हो। ये जानते ही वो फौरन इस आवाज की जानिब दौड़ा। उसे यूं अचानक उठकर एक जानिब दौड़ते देखकर वो सब परेशान हो गए और बड़ी हैरानी से उसे दूर भागता हुआ देखने लगे। इसके साथ ही 3-4 अफराद उठकर इसके पीछे लपके और जब वो भागते हुए बाबर के नजदीक पहुंचे तो वो सामने दीवार पर अपना हाथ मार मार कर किसको पुकार रहा था। और फिर दूसरी जानिब से जो आवाज आई उसे सुनते ही जैसे इन सब के जिस्म में खून किसी पारे की माने दौड़ने लगा। वो कैप्टन राहील की आवाज पहचान चुके थे जो इस गार की मोटी दीवार की दूसरी जानिब मौजूद था। और फिर कुछ ही देर में एक दूसरे को पुकारते रहने के बाद कोई ऐसी चीज तलाश करने लगे जिसकी मदद से वो दीवार में किस कदर सुराख बना सके, लेकिन वहाँ उन्हें ऐसी चीज नहीं मिली। फिर कैप्टन बाबर ने दूसरी जानिब कैप्टन राहील को भी मशवरा दिया कि वो अपनी जानिब से किसी तेज नोकीली चीज की मदद से दीवार में सुराख बनाने की कोशिश करे। इसकी जानिब से आवाज सुनते ही राहील ने ऐसा ही करने की हामी भरी और दूसरी जानिब यकदम खामोशी छा गई। शायद वो किसी नोकीली चीज की तलाश में वहाँ से दूर चला गया था। कैप्टन राहील की तो बाँछें खुल गई थी। इसके साथ साथ दीगर साथियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बावजूद कि अभी तक खतरे में ही थे, लेकिन इन सुनसान और बेयारो मददगार इलाके में किसी का साथ अचानक पाकर वो सब एक लम्हा को अपनी तकालीफ भूल गए थे। कैप्टन राहील के मशवरे के मुताबिक राहील ने 2 नौजवानों को गार के अंदर और बाहर से कोई नुकीली चीज तलाश करने के लिए भेजा और वो खुद भी इधर उधर कोई नुकीला पत्थर तलाश करने के लिए नजरें दौड़ाने लगा। उसे जल्द ही दोनों नौजवान वापस आते दिखाई दिए। इनके हाथों में पत्थरों की कुदरती तौर पर बनी हुई पट्टियां थीं। इनके सिरे आगे से नुकीले थे। वो चलते हुए राहील के पास पहुंचे। इन्हें वो पट्टियां दिखाई। कैप्टन राहील ने वो लेते ही एक पट्टी की मदद से सामने वाली दीवार पर इसकी मदद से खुरचना शुरू कर दिया। एक बात तो साफ जाहिर थी कि इस गार और दूसरी गार के दरमियान कोई ना कोई कुदरती रोशनदान या दरवाजा जरूर होगा, क्योंकि इसी वजह से दोनों एक दूसरे की आवाजें सुन रहे थे, वरना बंद गारों में ये मुमकिन ना था। इसने हाथ में पकड़ी पत्थर की तेज और नुकीली पट्टी को तेजी से सामने दीवार पर रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में वो सिर्फ 3 इंच तक का सुराख बनाने में कामयाब हुआ था। इसी दौरान वो पट्टी 2 टुकड़ों में बढ़कर नीचे गिर गई। ये देखकर इसने दूसरी पट्टी हाथ में थाम ली। ये कदरे पहले वाली से मोटी थी। इसने इसकी मदद से सुराख को मजीद गहरा करना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में वो चौड़ा सुराख बनाने में कामयाब हो गया। दीवार की मोटाई तकरीबन 14 इंच तो होगी। सुराख बनाते वक्त राहील का हाथ थक चुका था, लेकिन वो जोश में मुसलसल सुराख को गहरा करने में लगा हुआ था। सुराख की दूसरी जानिब कैप्टन बाबर का चेहरा दिखाई देते ही इसने जल्दी से पट्टी नीचे फेंकी और इस सुराख में से अपना हाथ अंदर करके कैप्टन बाबर का हाथ थाम लिया, जो इसने दूसरी जानिब से इसकी जानिब बढ़ाया था। दोनों के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। इस दौरान राहील ने मजीद लोगों को इसी तरह और पट्टियां तलाश करने के लिए दोबारा बाहर भेज दिया। थोड़ी सी कोशिश से वो मजीद पट्टियां लाकर राहील के सामने ढेर लगा चुके थे। अब राहील के कहने पर 3-4 हट्टे कट्टे नौजवानों ने भी इसकी मदद करने के लिए इन पट्टियों की मदद से सुराख को बड़ा करना शुरू कर दिया था। काफी देर के बाद वो इतना बड़ा सुराख करने में कामयाब हो गए कि जिससे सिमटकर दूसरी जानिब के लोग इस तरफ आ सकते थे। कैप्टन बाबर के कहने के मुताबिक दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इन्हें राहील की तरफ ही आना होगा। राहील ने भी कुछ सोचते हुए इन्हें बारी बारी अपनी तरफ आने के लिए कह दिया था। मुझे लगता है कि हमें इस तरह रास्ते तलाश करने की बजाय बर्फबारी पर चलकर ही कोई और पनाहगाह तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इस गार में भी हम इसी वजह से आए थे। शायद बाहर निकलने का कोई जरिया मिल जाए, लेकिन अब आप लोगों के मुताबिक यहाँ फंस जाने वाली बात होगी अगर हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे यूं ही बैठे रहे। राहील ने सबकी तरफ देखते हुए अपना खदशा जाहिर किया। बिल्कुल, हमें बाहर निकलकर हालात का मुकाबला करना होगा, वरना यही गार हमारा इज्तिमाई मकबरा बन जाएगा। बाबर ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ये सुनते ही राहील ने सबको गार से बाहर निकलने के लिए कहा और फिर वो सब एक कतार की सूरत में बाहर निकल गए। गार से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि बर्फबारी कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन रूई के गाले थे कि मुसलसल आसमान से गिर रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर वहीं रुककर कुछ सोचा। फिर राहील ने इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, साथ ही इंतहाई मुहतात रहने की भी ताकीद कर दी, क्योंकि इनका हर एक गलत कदम किसी भी वक्त इन्हें मौत की अथाह गहराइयों में फेंक सकता था। वो सब एक कतार की सूरत में आगे बढ़ते रहे और तकरीबन 1 घंटा ही चले होंगे कि इन्हें दूर कुछ दरख्तों के झुंड दिखाई दिए। वो सब बर्फ से ढके हुए थे।
लेकिन कहीं कहीं से इनके सब्ज पत्ते नजर आने से वो समझ गए कि वो दरख्तों के झुंड हैं। इनके चेहरे खुशी से तमतमाने लगे क्योंकि वो वहाँ कुछ देर सुस्ता कर पेट पूजा करने के बाद ऐसे जानवर भी तलाश कर सकते थे जो इन्हें ग़िज़ा के तौर पर मुहैया हो सकते थे। वैसे तो इनके पास खुराक अभी भी मौजूद थी, लेकिन ताज़ा गोश्त खाने का तो अपना अलग ही मजा होता है। दोस्तों, लगता है सामने बहुत बड़ा दरख्तों का झुंड है, इसलिए हमें कुछ देर वहाँ जाकर आराम कर लेना चाहिए और हो सकता है वहाँ ताज़ा गोश्त मिलने की सूरत में कोई जानवर मिल जाए। वैसे भी मुसलसल 1 घंटा बर्फ के अंदर चलने से जिस्म भी शल हो रहे हैं और काफी थकन महसूस हो रही है। राहिल ने इन सबको सामने मौजूद दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। वाकई हम बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं और भूख भी लग रही है, इसलिए वहाँ चलकर कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। सब ने तायद में सर हिलाते हुए इसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर अभी उन्होंने इस जानिब पेशरफ्त की थी कि अचानक बाबर की निगाह एक बेनमानिस पर पड़ी जो उसे दूर दरख्तों के नजदीक फिरता दिखाई दिया। वो काफी बड़ा बेनमानिस था। इसका जिस्म स्याह बालों से भरा हुआ था। इसने जल्दी से सबको खामोश रहने के लिए कहा और एक जानिब मौजूद बर्फ के बड़े से टीले पर छुपने के लिए इशारा किया। राहिल भी इसके अंदाज से समझ गया कि इसने जरूर कोई अनहोनी चीज देख ली है, इसलिए इसने बगैर सवाल किए जल्दी से सबको एक टीले के पीछे पनाह लेने के लिए कहा। सब खौफजदा निगाहों से बाबर की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो मुसलसल इन दरख्तों की जानिब ही देख रहा था। फिर जब सब ने इस टीले के पीछे झांक कर इसकी जानिब देखा तो इन सब के चेहरों के रंग फक हो गए। इन्हें भी वहाँ एक बड़ी जिसामत का बिन मानिस घूमता दिखाई दे गया था। उफ खुदा, अगर वहाँ इन बिन मानुसों का पूरा कबीला आबाद हुआ तो फिर? ये सोचकर सब खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। इस बर्फ के अंदर भागना भी आसान काम न था, इसलिए सब लरजते जिस्मों के साथ टुकटुकी बांधे इसकी जानिब देख रहे थे। फिर राहिल के मशवरे पर उन्होंने इस तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया। इसके उलट तरफ चलने लगे। उन्होंने भी चंद कदम ही उठाए होंगे कि अचानक इन्हें एक तेज चीख सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई जानवर भयानक आवाज से चीखा हो। उन्होंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी न था। लेकिन दूसरा लम्हा इन सब पर क़यामत बनकर टूटा कि इन्हीं दरख्तों से 10-12 बेनमानिस अपना सीना पीटते इन्हीं की जानिब दौड़ने लगे। ये सूरत हाल इन सब के लिए गैर मुतवक्की थी। वो तो समझे थे कि शायद वहाँ एक ही बेनमानिस होगा, इसलिए उसे छिड़े बगैर ही वो अपना रास्ता बदल लेते। लेकिन पता नहीं इस बेनमानिस ने भी इन्हें देख लिया था। इसने भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इन सब के पीछे अकेले जाने के बजाय अपने दीगर साथियों को भी अपने साथ मिला लिया। अब वो सब मिलकर इन सब के पीछे आ रहे थे। बेनमानिस थे कि कोई अफरियत। वो चिंगाड़ते चीखते चिल्लाते इनके पीछे दौड़े चले आ रहे थे। वो सब भी किसी न किसी तौर खुद को बर्फ में धंसने से बचाते हुए मुसलसल नाक की सीध में दौड़ रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके और इन बेनमानिसों के दरमियान फासला तेजी से कम होने लगा। फिर इस कदर कम रह गया कि सिर्फ 20-25 फुट तक रह गया। वो मुसलसल अपनी जानें बचाने के लिए आगे की जानिब दौड़ रहे थे। साथ साथ इन्हें इस बात का भी धड़का था कि कहीं वो किसी गहरी खाई में न जा गिरे। इंसानी फितरत भी अजीब है कि जब उसे इस बात का एहसास होता है कि इसके किसी भी वक्त फौरी मौत वाक़या हो सकती है और वो किसी भी सूरत इससे नहीं बच सकता, तो इसे इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता कि वो सिर्फ इसी मौत से बचने की कोशिश करता है और दिखाई ना देने वाली मौत की कतई परवाह नहीं करता। यही कुछ इनके साथ था। इन्हें इस वक्त सिर्फ यही एहसास था कि उन्होंने बस अपने पीछे आने वाले इन बेनमानिसों से खुद को बचाना है। बेनमानिस थे कि किसी वहशी सांड की तरह मुसलसल इनके ताक़ुब में थे। फिर फासला कम होता चला गया। फिर यकदम उन्होंने अपने आगे भागते हुए इन अफराद पर हमला कर दिया। इनके आगे दौड़ते अफराद को शायद इस बात का कतई एहसास न था कि वो दूर दराज सर्द जहन्नम में इन वहशी बेनमानिसों के अताब का शिकार हो चुके हैं। अंटार्कटिका की सर्द हवाएं थी कि जिस्म में घुसने की कोशिश कर रही थी। तैयारा गुम होने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। कंट्रोल टावर ने ये कोशिश करके मालूम कर लिया था कि तैयारा अंटार्कटिका के किसी इलाके में ही किसी हादसा का शिकार हुआ है। इससे आगे इन्हें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे कि तैयारा इस इलाके में किसी और तरफ निकल गया हो या कहीं गिर गया हो। हंगामी तौर पर फौरी एक टीम तश्कील दी गई और इस वक्त वो लोग अंटार्कटिका के इलाके में अपना कैंप लगा चुके थे। बर्फबारी की वजह से सुराग टीम को काफी दुश्वारी हो रही थी। अगर ये सूरत हाल ना होती तो शायद वो हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें बआसानी तलाश कर सकते थे, लेकिन इस मौसम में एक ऐसी कोई भी हमाकत इन्हें मौत की नींद सुला सकती थी। इसलिए वो अपने तौर पर ऐसे रेडियो सेट लाए थे जिनकी मदद से वो इस इलाके में इस तैयारे के मलबे को तलाश कर सकें। इन्हें इसमें थोड़ी कामयाबी हुई थी। इनके डिटेक्टिव आलात ने एक इलाका की निशानदही कर दी जहाँ इन्हें तैयारे के मलबे का इशारा मिला था, और फिर जब वो काफी जद्दोजहद के बाद वहाँ पहुँचे तो इन्हें पता चला कि तैयारा किसी हादसा का शिकार नहीं हुआ, बल्कि फ्यूल खत्म होने की वजह से इन्हें यहाँ हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी। तैयारे में कोई भी मुसाफिर जिंदा या मुर्दा हालत में नहीं पाया गया था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.